हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे जो हमारा आर एनवायरनमेंट लेसन नंबर 1 जियोग्राफी का चैप्टर है। सो द टॉपिक इज अबाउट बायोटिक एंड अबायोटिक इंटरेक्शन। पहली चीज़, इंटरेक्शन का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, इंटरेक्शन का मीनिंग होता है इंटरेक्ट करना, इन द सेंस किसी से रिलेट करना या फिर किसकी मदद करना, बेसिकली बात करना। जैसे मैं भी आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, इफ़ यू आर इन द क्लासरूम आई एम इंटरेक्टिंग विद यू, इफ़ यू आर ऑन द वीडियो कॉल आई एम इंटरेक्टिंग विद यू, मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, हम एक दूसरे के आइडियाज़ को समझ रहे हैं, एक दूसरे की जो भी हेल्प है वो कर रहे हैं। अब सेकंड थिंग आती है बच्चों, बायोटिक एंड अबायोटिक इंटरेक्शन। ठीक है, तो बायोटिक और अबायोटिक हमने कल पढ़ा था वीडियो में। तो बेसिकली बायोटिक मीन्स ऑल द लिविंग कंपोनेंट्स, ओके, एंड अबायोटिक मीन्स ऑल द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। ठीक है, बायोटिक का मतलब होता है सारे लिविंग कंपोनेंट्स और बायोटिक का मतलब होता है सारे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। जब ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, और कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, यानी कैसे लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स की नीड है और नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स की ज़रूरत है। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज ह्यूमन्स। ह्यूमन्स को अबायोटिक थिंग्स की नीड है। जैसे हम हैं, हमें अब नॉन लिविंग थिंग्स चाहिए, लाइक हमें वाटर चाहिए, वी नीड एयर विच इज़ आवर एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन। ठीक है, और बेसिकली वी नीड लैंड टू लिव ऑन, हमें ज़मीन की ज़रूरत होती है, और ऐसे ही हमें जैसे सॉइल की ज़रूरत होती है एग्रीकल्चर के लिए, तो हमें बहुत सारी चीज़ों की नीड है इन सब चीज़ों के लिए। ठीक है, तो दीज आर द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट। द नेक्स्ट थिंग इज हाउ नॉन लिविंग थिंग्स को हमारी नीड कैसे होती है। देखो, बेसिकली जब हम इस एनवायरनमेंट में रहते हैं तो हम एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी चीज़ें करते हैं। लाइक सपोज हम पहली चीज़ की बात करें तो हम कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन रिसीव कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे हैं। प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहे हैं। तो ये पूरा एक जो साइकिल है ये एनवायरनमेंट में चलता रहता है। साथ ही साथ हम एग्रीकल्चर करते हैं और फर्दर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसके कारण नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स एक दूसरे से हमेशा अटैच रहते हैं। जो बायोटिक और अबायोटिक एनवायरनमेंट है वो एक दूसरे से पूरा अटैच रहता है। ओके ओके, द नेक्स्ट थिंग इज, कल हमने बात की थी बायोस्फीयर के बारे में। व्हाट इज द बायोस्फीयर? व्हेन लैंड, एयर, वाटर, एनिमल्स एंड प्लांट्स, when these 5 components of the natural environment interact, जब ये पांचों कंपोनेंट जो हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट है एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तो ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? ये सब मिलकर बायोस्फीयर बनाते हैं। ओके, सो दिस इज कॉल्ड द बायोस्फीयर, जहाँ पे ये सब चीज़ें एक दूसरे से इंटरेक्ट करती है। ओके, तो हम बायोस्फीयर के बारे में बात करते हैं आगे। तो हमारे जो डोमेन्स हैं, बेसिकली जो हमारे नेचर के डोमेन्स हैं, दैट इज लाइथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। तो बेसिकली ये जो हमारे डोमेन्स हैं, ठीक है, ये डोमेन्स वर्क कैसे करते हैं कि ये तीनों जब मिलते हैं तो ये बायोस्फीयर बनाते हैं, है ना, जैसा अभी हमने पढ़ा। और जो बायोस्फीयर है वो सबसे इंपॉर्टेंट डोमेन है जहाँ पे सारी लाइफ एग्जिस्ट करती है। जब लैंड, वाटर और एयर एक साथ आते हैं तभी तो लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो बायोस्फीयर सबसे इंपॉर्टेंट डोमेन है जहाँ पे सारी लाइफ एग्जिस्ट करती है। और साथ ही साथ बायोस्फीयर एक सर्कुलेशन में रहता है हमेशा, जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स एक सर्कुलेशन बनाने में या फिर एक बैलेंस मेंटेन करने में हमेशा हेल्प करते हैं। ओके, सो this is the biotic and abiotic interaction, and the next thing I told you is about biosphere. What is biosphere? How they help each other. Okay, the next thing is organisms are divided into two bases. Organisms को दो bases पे डिवाइड किया गया बेसिकली। the living organism को autotrophs और हेट्रोट्रॉप्स। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऑटोट्रॉप्स या फिर हेट्रोट्रॉप्स में। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना, ऑटोट्रॉप्स का एग्जांपल लेंगे हम प्लांट्स, और हेट्रोट्रॉप्स का एग्जांपल लेंगे ह्यूमंस एंड एनिमल्स। सो व्हाई? बिकॉज ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, बेसिकली जो क्या करते हैं, खुद का फूड प्रोड्यूस करते हैं, ऑटोमेटिक, दैट इज द वर्ड ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, यानी ऑटोमेटिकली खुद ही फूड प्रोड्यूस करते हैं। किसकी वजह से? सनलाइट, हीट, ठीक है,
जो सॉइल से उनको मिनरल्स मिलते हैं, वाटर मिलता है, CO2 मिलती है, इसकी वजह से वो खुद का फूड प्रोड्यूस करते हैं। दैट इज वाई दे कॉल ऑटोट्रॉफ्स। तो प्लांट आर ऑटोट्रॉफ्स, जबकि हेटेरोट्रॉफ्स एनिमल्स और ह्यूमंस खुद का फूड प्रोड्यूस नहीं करते। हमें या तो प्लांट्स की नीड है या हमें फ्लैश की नीड है खुद का फूड प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। तो दैट वाई humans and animals are in the category of heterotrophs and plants are in the category of autotrophs. Okay, so they are called autotrophic organisms. नेक्स्ट जो हमारे जो हेटेरोट्रॉफ्स हैं इनको और ज़्यादा डिवाइड कर देते हैं, यानी जो ह्यूमंस और एनिमल्स हैं इनको हम और फर्दर कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। तो डिविडेशन क्या होगा यहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ईटिंग हैबिट्स, उनकी ईटिंग हैबिट्स के बेसिस पे हम इनको डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट वन इज हर्बीवोरस, सेकंड वंस आर कार्निवोरस, and the third one is omnivores. Okay, so herbivores, carnivores and omnivores animals. अब देखो बेसिकली herbivores हम किसको बोलते हैं, फॉर एग्जांपल काउ। काउ एक ऐसी एनिमल है जो सिर्फ ग्रास ईटिंग एनिमल है, ठीक है, वो सिर्फ ग्रास खाती है, वो कभी भी दूसरे एनिमल्स को या फ्लैश को ईट नहीं करती है, तो दे आर कॉल्ड herbivores, ठीक है। तो हर्ब से हमें नाम से क्लियर है, हर्बीवोर्स जो सिर्फ प्लांट्स ईटिंग एनिमल्स होते हैं तो उनको हर्बीवोर्स बोलते हैं। कार्निवोरस आर दोज हु ईट ओनली फ्लैश, जो सिर्फ फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं बेसिकली। तो लाइक फॉर एग्जांपल लॉयन, लॉयन नेवर ईट ग्रास। ओके, लॉयन जो है कभी भी ग्रास ईट नहीं करता, प्लांट्स को ईट नहीं करता, हमेशा एनिमल्स को ईट करेगा। एंड द लास्ट वन इज ओमनिवोरस। ओमनिवोरस आर कंबाइंड, ओके, दे ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो ओमनिवोर्स हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं, जिसका एग्जांपल है ह्यूमंस। ह्यूमंस प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को डाइजेस्ट कर सकते हैं, दोनों को खाते हैं। ओके, सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स एनिमल्स। द नेक्स्ट इज इकोसिस्टम। So what is an ecosystem? Ecosystem basically means a system of our environment। हमारे environment का जो system है जहाँ पे हम सब एक साथ रह रहे हैं और साथ ही साथ जो सारे plants, animals और हम सब हैं वो humans सब क्या कर रहे हैं, अपनी सराउंडिंग्स पे डिपेंडेंट है, ठीक है, जो अपने आसपास की चीज़ें उन पे डिपेंडेंट है। तो दैट फॉर्म्स एन इकोसिस्टम, जब हम अपने सराउंडिंग्स पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से एक वर्ड आता है हमारा, दैट इज लेक इकोसिस्टम। लेक यू नो नेचुरल होती है बेसिकली, ठीक है, एक बड़े से जो डब होल होता है तो उसमें जब बहुत सारा पानी भर जाता है नेचुरली तो उसको हम लेक बोलते हैं, ठीक है। तो लेक इकोसिस्टम क्या होता है, बेसिकली आपने काई, ठीक है, काई सबको पता होता है, एल्गी जो ग्रीन कलर की हमें पानी में जरूर दिख जाती है जब भी कहीं पानी रुका होता है, तो दैट इज एल्गी, जिसको हम हिंदी में काई भी बोलते हैं। तो होता क्या है कि लेक में फिशेज होती हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। तो बेसिकली जो एल्गी होती है वो क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व करती है और ऑक्सीजन रिलीज करती है, क्योंकि एल्गी भी एक प्लांट है और फिशेस को ऑक्सीजन ही चाहिए, तो उनको वाटर में ऑक्सीजन मिलता रहता है कंटिन्यूसली और वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, जिससे एल्गी ग्रोथ करती है, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उनका फूड मिल जाता है, फिशेस हैं जो उनको उनका फूड मिल जाता है, तो ये लेक का एक पूरा इकोसिस्टम बन जाता है। अगर एल्गी नहीं होगी तो फिशेस भी जिंदा नहीं रह पाएंगी, फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी नहीं होंगे, तो ये पूरा जो इकोसिस्टम है वो खत्म हो जाएगा। ओके, एंड द लास्ट टॉपिक इज ह्यूमन एंड देयर इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। ओके, ह्यूमन्स और उनका क्या इम्पैक्ट होता है, क्या असर होता है एनवायरनमेंट पे। तो हमें पता है कि सबसे पहली चीज़ तो बुरा असर क्या होता है कि हम बहुत सारी बिल्डिंग्स बिल्डअप कर रहे हैं, हम फॉरेस्ट को कट करते जा रहे हैं, हम अपनी ज़मीनों के लिए लैंड बढ़ाते जा रहे हैं, हम इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं जिससे एयर पोल्यूशन हो रहा है। तो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है वो बैड इम्पैक्ट, वर्स इम्पैक्ट पड़ रहा है, अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी डेवलपमेंट के लिए एनवायरनमेंट को ख़त्म करते जा रहे हैं। द फर्स्ट इम्पैक्ट इज दिस, ओके, एंड द सेकंड इम्पैक्ट इज लाइक हम बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, जैसे फॉरेस्ट को कट करते हैं तो इसके कारण सॉइल लूज हो जाती है, तो जिससे जो मिट्टी होती है वो भी एक तरह से पूरी तरह से अच्छी नहीं रह पाती, जिससे हम उसमें एग्रीकल्चर कर पाएँ। तो दीज आर द सम ऑफ द इम्पैक्ट्स ऑफ द ह्यूमंस ऑन एनवायरनमेंट। एंड द थर्ड वन इज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज होती है तो हम इतनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं अभी के टाइम पे, जिसके कारण जो अर्थ है उस पर हीट बढ़ती जा रही है, जिसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे क्यों होता है। बट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हीट बढ़ती जा रही है और हीट के बढ़ने के कारण जो नॉर्थ पोल, साउथ पोल, यहाँ पे जो आइस है
वो जो आइस लगातार मेल्ट होगी, और मेल्ट होने के कारण जो देश हैं उन देशों में बेसिकली ओशन और सीज का लेवल बढ़ेगा तो सुनामी आएगी वहाँ पे, ठीक है, और इस तरह से फ्लड्स आएंगे। तो इस तरह से क्या होगा, जो अलग अलग देश हैं वो एक दिन पानी में डूब जाएंगे अगर ये सारे आइस जो हमारे पोलर पे आइस है अगर वो पूरी मेल्ट होगी तो दिस इज़ द बैड इफेक्ट और ऑफ ह्यूमंस ऑन द एनवायरनमेंट, एंड दिस इज़ द एंड ऑफ आवर चैप्टर।